नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आज के इस नए सेशन के दौरान हम लोग साइंस के जिस नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो होगा हमारा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से सीखते हुए चलेंगे। यदि आपको प्रकाश के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना है तो आप लोग दोस्तों मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। यहाँ हम लोग जो प्रकाश है उसकी सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और लास्ट की जो कक्षाएं होगी दोस्तों उनमें हम लोग प्रकाश के किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं या इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ में। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे नए सेशन की, और जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों प्रकाश को लेकर। प्रकाश यानी लाइट। देखिए दोस्तों, यह जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, रूप होता है। ध्यान रखना, प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है दोस्तों, ऊर्जा का एक रूप। ठीक है, या अब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा, देखो, सबसे पहले हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश दोस्तों ऊर्जा का एक रूप है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखिए, कई बार दोस्तों आपके दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न आया होगा कि कोई वस्तु और उस वस्तु का जो रंग है वो हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और कई बार आपने भी सोचा होगा और इसका ज्ञान भी हमें होना जरूरी है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कोई वस्तु और उसका रंग हमें किस प्रकार दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, कोई वस्तु और उसका रंग हमें किस प्रकार दिखाई देता है। देखो, आपने देखा होगा दोस्तों, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश या मान लीजिए प्रकाश का कोई भी स्रोत है, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात दोस्तों प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश उसी दिशा में टकराने के पश्चात वापस पुनः लौट जाता है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है दोस्तों, परावर्तन हो जाता है। तो वह जो परावर्तित प्रकाश है वह जब हमारे नेत्रों पर आता है
तो हमारे नेत्र में उसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बढ़ता है? रेटिना पर बनता है। फिर रेटिना से संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और इस प्रकार हमें वह वस्तु और उस वस्तु का रंग दिखाई देता है। ध्यान रखना, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो टकराने के पश्चात दोस्तों उसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो उस प्रकाश के जिस भाग का परावर्तन होता है वह परावर्तित प्रकाश जब हमारे नेत्रों पर आता है तो हमारे नेत्रों में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और फिर रेटिना से जो संवेदना है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस प्रकार हमें वह वस्तु और उस वस्तु का रंग दिखाई देता है। क्लियर? अगला प्रश्न यहां दोस्तों आपसे बनता है कि कोई वस्तु हमें काले रंग की कब दिखाई देती है? देखो क्वेश्चन है दोस्तों, कोई वस्तु हमें काले रंग की कब दिखाई देती है? ध्यान रखना, ऐसी वस्तु जो सूर्य से आने वाले प्रकाश के, ठीक है, या मान लीजिए प्रकाश का कोई सा भी स्रोत हो सकता है, ठीक है, तो कोई वस्तु जब प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर लेती है दोस्तों? अवशोषित कर लेती है, ठीक है, तो वह हमें काले रंग की दिखाई देती है। याद रखना, कोई वस्तु जब प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर ले? अवशोषण कर ले। अगर सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह हमें काले रंग की दिखाई देती है। और इसी प्रकार यहां से आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए, कोई वस्तु हमें सफेद रंग की कब दिखाई देती है? ये प्रश्न आ गया। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी वस्तु जो प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर दे? ऐसी वस्तु जो प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर दे दोस्तों? परावर्तन कर दे, वह हमें सफेद रंग की दिखाई देती है। तो ध्यान रखना, वह वस्तु जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह हमें काले रंग की दिखाई देती है, और वह वस्तु जो प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर दे दोस्तों? परावर्तित कर दे, तो वह हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। ठीक है, और एक हमने पढ़ा कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश के जिस भाग का परावर्तन होता है वह परावर्तित प्रकाश जब हमारे नेत्रों पर आता है तो नेत्रों में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना से संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस प्रकार हमें वह वस्तु और उस वस्तु का रंग दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ा हमने प्रकाश को लेकर जनरल बातें। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रकाश का स्पेक्ट्रम। देखो, प्रकाश स्पेक्ट्रम देखिए, प्रकाश के स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ हमें दो चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक आएगा दोस्तों प्रकाश के रंग और एक आ जाएगा प्रकाश के रंगों की तरंग दैर्ध्य। देखो, एक तरफ बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के रंगों की और दूसरी तरफ बात करेंगे प्रकाश के रंगों की तरंग दैर्ध्य की। ये जो दोस्तों प्रकाश के रंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इससे लैम्बडा से दर्शाया जाता है
और यहाँ दोस्तों हम लोग इसको किस में मापेंगे, नैनोमीटर में। ठीक है, अब देखो प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों को याद रखने के लिए यहाँ दोस्तों आप एक छोटी सी ट्रिक का यूज करना, जिसके माध्यम से आपको सभी रंग जो है वो याद रहेंगे। और वो ट्रिक है दोस्तों आपकी VBGYOR। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको 6 मुख्य रंगों का पता होना चाहिए, VBGYOR। ठीक है, देखो V का मतलब होता है दोस्तों वायलेट, वायलेट रंग। और वायलेट कौन सा होगा आपका, बैंगनी। ठीक है, बी से हो जाएगा आपका ब्लू, ब्लू हो गया दोस्तों आपका नीला। जी से हो जाएगा आपका ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। वाई से हो जाएगा आपका येलो, पीला। ओ से हो जाएगा आपका ऑरेंज, संतरा यानी नारंगी। ठीक है, और आर से हो जाएगा दोस्तों हमारा रेड यानी लाल रंग। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंग। कितने रंगों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, 6 रंगों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। VBGYOR, V यानी वायलेट बैंगनी, B यानी ब्लू नीला, G यानी ग्रीन हरा, Y यानी येलो पीला, O यानी ऑरेंज नारंगी, और R यानी रेड हो गया दोस्तों आपका लाल। ठीक है, अब देखो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कितनी होगी। अगर बात करें दोस्तों हम लोग वॉयलेट की, तो ये होगी दोस्तों आपकी कितनी, ये हो जाएगी हमारी 380 से 450 नैनोमीटर। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो होती है दोस्तों 380 से 450 नैनोमीटर। इसी प्रकार अगर ब्लू रंग की बात करें तो ये होगी आपकी 450 से 495। ठीक है, अगर बात करें हरे रंग की तो ये हो जाएगी दोस्तों 495 से 570। ठीक है, अगर पीले रंग की देखें तो 570 से 590। नारंगी रंग की होगी 590 से 620, और रेड की हो जाएगी दोस्तों 620 से 750 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, याद रखना प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। प्रश्न पूछेगा कि बताइए प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो कौन से रंग की होती है। तो बताइए दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होगी, तो आप लोग कहोगे बैंगनी रंग की। ठीक है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जबकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है। और ध्यान रखना लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण जो खतरे के निशान होते हैं उन सब में दोस्तों कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने पढ़ा प्रकाश स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए प्रकाश स्पेक्ट्रम को लेकर किन बातों का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो आप लोग याद रखना दोस्तों रंग कौन कौन से काम में आएंगे, तो 6 रंग मुख्य रूप से आपके काम में आएंगे और इनको याद करने की ट्रिक है आपके लिए VBGYOR। ठीक है, बैंगनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। क्लियर। अब देखो
आगे बात आती है दोस्तों कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखो, बात करें दोस्तों प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहला गुण है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सबसे पहला गुण आप लोग याद रखना दोस्तों, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है दोस्तों, गमन करता है। दूसरी बात आती है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। याद रखना, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो दूसरा गुण आप लोग मुख्य रूप से याद रखना दोस्तों कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग बात करें निर्वात में, आप लोग मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि निर्वात का मतलब क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जहां वायुमंडल उपस्थित नहीं हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, निर्वात के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका। यहां से एक प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कौन से माध्यम में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है, तो याद रखना निर्वात में सबसे ज्यादा। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो होती है दोस्तों लगभग, याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आता है दोस्तों हमारा जल में। जल में जो प्रकाश की चाल है वो होती है आपकी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और एक आप लोग याद रखना दोस्तों कांच में, कांच में जो प्रकाश की चाल है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है भिन्न भिन्न माध्यमों में, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार हमने पढ़ा जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर कांच की बात करें तो कांच में होती है दोस्तों 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमने पढ़े दोस्तों प्रकाश के गुण। अब आप लोग ध्यान रखना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य
क्या हो जाती है दोस्तों, बदल जाती है, जबकि आवर्ती जो है वो क्या रहती है दोस्तों, नियत रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां से आपके लिए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बदल जाती है, परंतु प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम लोग कह सकते हैं आवृत्ति नियत रहती है, जबकि प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है दोस्तों, बदल जाती है। ठीक है, तो इन बातों का आप लोगों को यहां से मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब देखो आगे बात आती है दोस्तों प्रकाश के स्रोत को लेकर। प्रकाश के स्रोत, देखो सबसे पहला आएगा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। देखिए प्राकृतिक स्रोत का मतलब हो गया दोस्तों हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति से प्राप्त होने वाले प्रकाश के स्रोत। तो हमारी जो प्रकृति है इससे हमें प्रकाश के कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं, तो एक आता है दोस्तों हमारा, जैसे आपने कहा सूर्य। सूर्य क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। एक हो जाएंगे आपके तारे, एक हो गया सूर्य, एक हो गया दोस्तों हमारे तारे। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं अन्य नक्षत्र पिंड। देखो हमने पढ़ा प्रकाश के जो स्रोत है, सबसे पहले बात की प्राकृतिक स्रोत को लेकर कि जो हमारी प्रकृति है उससे प्राप्त होने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे आ गया दोस्तों हमारा सूर्य, एक हो गया हमारे सौरमंडल के तारे और अन्य नक्षत्र पिंड। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। इसी प्रकार दूसरा आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत जिन्हें क्या कहा जाता है, मानव निर्मित स्रोत भी कहा जाता है। मानव निर्मित स्रोत, देखो मानव निर्मित स्रोत प्रकाश के ऐसे स्रोत जिनका निर्माण मानव स्वयं करता है। तो जैसे मैंने कहा विद्युत बल्ब, इसी प्रकार एक हो गया दोस्तों आपका माचिस, एक हो जाएगी आपकी मोमबत्ती। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये है दोस्तों प्रकाश के किस प्रकार के स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तीसरा आता है हमारे पास प्रकाश के प्रतिदीप्ति स्रोत। कौन सा आएगा दोस्तों, प्रकाश के प्रतिदीप्ति स्रोत। देखो ये जो आपके दोस्तों ये जो हमारा प्रकाश है, इस प्रकाश की जो ये प्रतिदीप्ति स्रोत होते हैं, ये प्रतिदीप्ति स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं यदि इनके ऊपर कौन सा प्रकाश आपतित किया जाए तो याद रखना जब भी इनके ऊपर दोस्तों ये पराबैंगनी, कौन सा प्रकाश मैंने कहा आपका, याद रखना दोस्तों ये पराबैंगनी प्रकाश, जब भी इन स्रोतों के ऊपर ये पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो यह स्रोत क्या करते हैं दोस्तों, इस पराबैंगनी प्रकाश को
अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके जो हमारा जो दृश्य प्रकाश होता है उसको क्या करते हैं दोस्तों, उत्सर्जित करते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है, प्रतिदीप्ति स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना क्या होते हैं प्रतिदीप्ति स्रोत। ऐसे स्रोत होते हैं यदि इनके ऊपर कौन सा प्रकाश डाला जाए, ये आपका ये दोस्तों ये पराबैंगनी प्रकाश यदि इनके ऊपर डाला जाता है तो ये क्या करते हैं, इस पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और अवशोषित करने के बाद कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है, प्रतिदीप्ति स्रोत के नाम से जाना जाता है। और अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जैसे एक हो गया हमारा कैल्शियम, एक हो गया आपका टंगस्टन, और एक हो जाएगा दोस्तों आपका जिंक सिलिकेट। 3 एग्जाम्पल है प्रकाश के प्रतिदीप्ति स्रोत के। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहां पर मुख्य रंगों के बारे में। देखो कितने रंगों की बात करूंगा मैं दोस्तों, प्रकाश के 3 रंगों की बात करूंगा। प्रकाश के 3 रंग ध्यान रखना, और वो 3 रंग यहां कौन कौन से हैं। एक है दोस्तों आपका लाल, दूसरा होगा हरा, और तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, नीला। यदि लाल, हरा और नीला इन प्रकाश के 3 रंगों को एक जगह मिला दिया जाए तो ये दोस्तों कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए लाल प्रकाश में आपने किसको मिला दिया, हरे को, और इन दोनों के मिश्रण में आपने किसको मिला दिया, नीला को। जब इन तीनों रंगों को आप लोग एक जगह मिश्रित कर दोगे तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा, श्वेत प्रकाश क्या होगा दोस्तों, प्राप्त होगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश आपको प्राप्त होगा। अब देखो रंगों की जब हम लोग बात करते हैं तो रंग है ना 2 प्रकार के काम में आते हैं। एक होता है दोस्तों मूल रंग, दूसरा होता है गौण रंग। ठीक है, मूल जो रंग होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें दोस्तों प्राथमिक रंग कहा जाता है। मूल रंगों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहा जाता है, जबकि गौण रंगों को द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मूल रंग यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो केवल और केवल ये 3 नाम याद रखना दोस्तों, लाल, हरा और नीला। और इनके अलावा जो अन्य बच गए ना वो सब क्या कहलाएंगे, आपके द्वितीय रंग कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा प्रकाश के 3 मुख्य रंग, लाल, हरा और नीला, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो एक बनता है दोस्तों हमारा वर्ण त्रिभुज। देखो वर्ण त्रिभुज किस प्रकार बनता है और किस प्रकार कार्य करता है। वर्ण त्रिभुज देखिए, देखो ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, एक शीर्ष पे आ गया आपका लाल रंग, दूसरे पे आ गया आपका हरा रंग, और ये तीसरा आ गया दोस्तों हमारा नीला रंग। अब देखो मैंने आपसे कहा कि यदि दोस्तों ये जो पूरा एक त्रिभुज है, अगर इनके शीर्षों से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं
तो इस प्रकार से ये मिलेगी, जो क्या कहलाती है दोस्तों, एक जो हमारा ये ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज, उसकी माध्यिका के नाम से जानी जाती है। ध्यान से समझो, ये त्रिभुज है आपका, एक शीर्ष पे हो गया आपका लाल रंग, वर्ण त्रिभुज की बात करें हम लोग, दूसरे पे हो गया हरा और तीसरे पे आ गया दोस्तों नीला। ठीक है, देखो अगर लाल को और हरे को क्या करोगे दोस्तों, मिलाओगे, तो आपको कौन सा रंग प्राप्त होगा, आपको पीला रंग प्राप्त होगा। अगर हरा और लाल दोनों रंगों का आप लोग मिश्रण लोगे तो आपको कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, पीला प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपने क्या किया दोस्तों, हरे रंग को किस में मिला दिया, नीले रंग में, तो आपको कैसा प्राप्त होगा, सियान कलर का रंग प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि लाल रंग को किस में मिला दे, नीले रंग में, तो हमें किस प्रकार का प्राप्त होगा दोस्तों, मैजेंटा रंग हमारे को क्या होगा, प्राप्त होगा। देखो, और इन तीनों रंगों का जो मिश्रण है, लाल, हरा और नीला, वो में किस प्रकार का प्राप्त होता है, तो याद रखना श्वेत यानी सफ़ेद हमारे को क्या होता है दोस्तों, प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, दो वस्तुओं की मुख्य रूप से बात की जाती है। एक आती है आपकी, एक आएगा दोस्तों अप्रदीप्त वस्तु, एक तो होगी अप्रदीप्त वस्तु, और दूसरी होगी आपकी दोस्तों, दूसरी आ जाएगी हमारी प्रदीप्त वस्तु। देखिए, दो वस्तुएं काम में आएगी, एक होगी कैसी, एक तो होगी दोस्तों हमारी अप्रदीप्त वस्तु और दूसरी होगी हमारी प्रदीप्त वस्तु। अगर बात करें अप्रदीप्त वस्तुओं की, तो अप्रदीप्त जो वस्तुएं होती है दोस्तों, ये इस प्रकार की वस्तुएं होती है जिनके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। ध्यान रखना, जिन वस्तुओं के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के जो प्रकाश होता है उसमें हमारे को दिखाई देती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तु के नाम से जाना जाता है। एक आती है हमारी ये प्रदीप्त वस्तु। तो ये जो हमारी ये प्रदीप्त वस्तुएं होती है, ये ऐसी वस्तुएं होती है जिनके पास खुद का यानी अपना क्या होता है दोस्तों, प्रकाश होता है। तो ये जो हमारी वस्तुएं होती है, ये प्रदीप्त वस्तुएं, इनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश। जैसे सूर्य हो गया, उसके पास खुद का अपना प्रकाश है। जैसे मोमबत्ती हो गई, उसके पास खुद का अपना प्रकाश है। जैसे विद्युत बल्ब हो गया, उसके पास खुद का अपना प्रकाश है। तो जिनके पास स्वयं यानी खुद का अपना प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, उन्हें ये आपकी प्रदीप्त वस्तु के नाम से जाना जाता है। और जिनके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, अर्थात जो दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में हमारे को दिखाई देती है, उन्हें दोस्तों अप्रदीप्त वस्तु के नाम से जाना जाता है। एक आता है दोस्तों हमारा शीशा। सबको पता है शीशा कैसी वस्तु है, बताइए दोस्तों। तो शीशा है हमारी पारदर्शी वस्तु। शीशा कैसी वस्तु है, पारदर्शी। शीशा पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, बताइए शीशा किस प्रकार की वस्तु है। तो याद रखना दोस्तों, शीशा जो है वो पारदर्शी वस्तु है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश को हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो याद रखना 8 मिनट और 20 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। ध्यान रखना आप लोग,
सूर्य के प्रकाश को हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा चंद्रमा है उस चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश है उस परावर्तित प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1.28 सेकेंड। ध्यान रखना, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकेंड का दोस्तों क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, इसके बाद में आती है दोस्तों प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति है इसके अनुसार जो प्रकाश है वो कभी कणों की भांति व्यवहार करता है तो कभी तरंगों की भांति व्यवहार करता है। याद रखना, प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति है इसके अनुसार प्रकाश कण और तरंग की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ये है दोस्तों प्रकाश की दोहरी प्रकृति की प्रकाश कभी कणों की भांति तो प्रकाश कभी तरंगों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। एक आता है दोस्तों हमारा प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत। ठीक है, अगला आता है दोस्तों हमारा प्रकाश का तरंग गति, प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत। अगर बात करें दोस्तों प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत का जो श्रेय है वो कौन से वैज्ञानिक को जाता है, तो आप लोग याद रखना इसके श्रेय जाता है दोस्तों न्यूटन वैज्ञानिक को। ठीक है, याद रखना प्रकाश का जो तरंग गति सिद्धांत है इसका श्रेय कौन से वैज्ञानिक को जाता है, तो आपका आंसर आएगा न्यूटन को जाता है। न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और न्यूटन जो है वो बल का भी क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत। देखिए दोस्तों, एक तो हमने पढ़ा प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत और एक आता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। देखो ये थोड़ी सी आना मिसप्रिंट हो गई, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये गलती से हो गया। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है इस कणिका सिद्धांत का श्रेय दोस्तों किसे जाता है, तो आप लोग याद रखना न्यूटन को जाता है। यानी न्यूटन ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया था प्रकाश को लेकर, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कहना था कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में क्या करता है, संचरण करता है। जबकि एक आया था कि प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत, तो ये जो दोस्तों प्रकाश का जो तरंग गति सिद्धांत है ये किसने दिया था, याद रखना हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने 1678 में। ध्यान रखना दोस्तों, हमने पढ़ा प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक है, इसका मतलब हमने पढ़ा कि प्रकाश कभी कणों की भांति व्यवहार करता है तो प्रकाश कभी तरंगों की भांति व्यवहार करता है। दो वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि
प्रकाश जो है वो कणों की भांति व्यवहार करता है, तो दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए हाइगेंस ने 1678 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि प्रकाश जो है वो तरंगों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इस कारण इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना गया, प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत कहा गया। ये जो प्रकाश का जो तरंग गति सिद्धांत है दोस्तों, यह प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की तो सफल व्याख्या कर पाया, परंतु देखो एक तो था प्रकाश का परावर्तन और एक था प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो हमारा दोस्तों हाइगेंस का जो प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत है, यह प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन की तो सफल व्याख्या कर सका, परंतु प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है उसकी सफल व्याख्या करने में यह क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की ये सफल व्याख्या नहीं कर सका। कौन सा सिद्धांत, जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1678 में, प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत। तो इस प्रकार यहाँ से देखो 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश की दोहरी प्रकृति, कि प्रकाश कभी कणों की भांति तो प्रकाश कभी तरंगों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इस चीज को लेकर 2 अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था न्यूटन ने दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यानी प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है, तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है इसका श्रेय किसे जाता है, न्यूटन को जाता है। जबकि प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है, इन तरंगों की भांति व्यवहार करता है, तो ऐसा किसने कहा था, हाइगेंस ने कहा था सन 1678 में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक आता है और वह आएगा दोस्तों प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, एक था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था दोस्तों आइंस्टीन ने। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, याद रखना, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, और कब दिया था, 1905 में। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। ध्यान रखना, आइंस्टीन ने क्या कहा था दोस्तों, कि प्रकाश ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो वो सिद्धांत था दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, जिसे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो ऊर्जा बंडल थे, इन बंडलों को क्या नाम दिया गया दोस्तों, इन्हें फोटोन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, याद रखना, इन्हें फोटोन के नाम से जाना गया। क्लियर। एक आता है दोस्तों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, यानी शैडो। देखो अगला टॉपिक है हमारा ग्रहण। ग्रहण जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली क्या होती है, एक नेचुरल क्या होती है दोस्तों, घटना होती है। ध्यान रखना, ग्रहण जब भी आपसे पूछा जाए तो ग्रहण जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना होती है। ग्रहण कितने प्रकार का होता है,
तो ग्रहण दो प्रकार का होता है। एक आता है हमारा सूर्य ग्रहण, एक होगा सूर्य ग्रहण और दूसरा होगा हमारा चंद्र ग्रहण। देखो, ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों सूर्य ग्रहण की, तो देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। जबकि जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना, ग्रहण सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली क्या होती है दोस्तों? एक प्राकृतिक घटना होती है। ग्रहण दो प्रकार का होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है, दूसरा चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, अब बात आती है कि सूर्य ग्रहण तो कौन सी स्थिति में होता है और चंद्र ग्रहण कौन सी स्थिति में होता है। जैसे मान के चलिए ये है हमारा सूर्य। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूर्य हो गया, क्लियर। और मान के चलिए ये क्या है हमारी, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा सूर्य हो गया और ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी, क्लियर। ये तो हो गया दोस्तों हमारा सूर्य और ये हो गई हमारी, ये आ गई पृथ्वी। अब मान लीजिए साहब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? ये आ गया चंद्रमा। ठीक है, देखना एक बार ध्यान से, ये तो हो गया आपका सूर्य और ये हो गई दोस्तों हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह क्या करते हैं दोस्तों? सूर्य की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य जो है वो हमारे इस सौर मंडल के केंद्र में स्थित क्या होता है? एक सबसे बड़ा तारा होता है। ठीक है, अब जितने भी ग्रह होते हैं, ग्रह 8 होते हैं, सबको पता है। 8 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा अपनी कक्षा के अंदर चक्कर लगाता हुआ, यानी चारों तरफ घूमता हुआ, जब दोस्तों पृथ्वी और इस सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का जो कुछ भाग होता है वो इस चंद्रमा से क्या हो जाता है? ढक जाता है। इस कारण जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो यह सूर्य हमारे को दिखाई नहीं देता है। तो मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ, यानी चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग जो है वो इससे ढक जाता है। इस कारण पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक आता है दोस्तों हमारा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब, याद रखना, चंद्र ग्रहण कब होगा दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? हमारी पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी अपने कक्षा में चक्कर लगाती हुई
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है दोस्तों, तो इस स्थिति में जो चंद्रमा है उसका कुछ भाग इससे क्या हो जाता है दोस्तों, ढक जाता है और इस प्रकार वह हमारे को दिखाई नहीं देता है। अतः इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो सेशन होगा दोस्तों उसमें हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन को लेकर। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।